खान जब बाहर आएगा तो इनको तो आप देखेंगे ये तो रुई के गोलों की तरह उड़ जाएंगे। आप देखेंगे बड़ी जल्दी खान इनकी मजबूरी बन जाएगा, सब कहेंगे सर आप बाहर आए। अब स्पीकर साहब अगर ये कहें कि हम उनके खिलाफ एहतजाज न करें जो कि पाकिस्तान और सूबे पंजाब पे हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। किसी कोई बादशाह सलामत के सामने गुस्ताखी हो गई है कि वो चीफ मिनिस्टर आई हैं, जो कि हम ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर वो जेली मैंडेट पे है, और हम अगले चंद दिनों में उनको बताएंगे कि ये अपोजिशन हुकूमत को क्या टफ टाइम देती है। बाइकआउट रहेगा, बाइकआउट ऐवान के अंदर अपोजिशन नहीं जाएगी। खान साहब भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। खान साहब अकेले नहीं जाएंगे, पूरा पाकिस्तान जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन खुशामदीद। आज हमारे साथ अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान बच्चर हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चर साहब क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का करम, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। आपकी पार्टी की क्या सूरत हाल है? इधर 11 लोग मुअत्तल कर दिए हैं पंजाब के अंदर। स्पीकर ने बड़े एथिक्स कमेटी भी बनाई हुई है, तो उसके ऊपर क्या करने जा रहे हैं? आप एथिक्स कमेटी में जा रहे हैं और किस नौइयत की ये कमेटी है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कैटेगरिकली कि 11 बंदे जो मुअत्तल हुए या जो भी इकदाम स्पीकर साहब ने किए, उन्होंने ना अपने आप को मुतनाज़ा किया। देखिए 3 महीनों में जो कुछ भी हो रहा था तो स्पीकर साहब को अपोजिशन बड़ी इज्जत दे रही थी। यानी अंदर जब लोग जाते थे तो अगर किसी को कह देते थे कि आप बैठ जाओ, तो कोई इस किस्म की बात नहीं होती थी। एहतजाज करना हमारा हक है, हम पहले भी करते रहे, सड़क पे भी करते रहे। अब स्पीकर साहब अगर ये कहें कि हम गाड़ी या अपोजिशन चैम्बर या स्टाफ की कीमत पे उनके खिलाफ एहतजाज न करें जो कि पाकिस्तान और सूबे पंजाब पे हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। उस दिन चीफ मिनिस्टर ने आई, उसने कंक्लूजन करनी थी बजट स्पीच की। वैसे ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन चीफ मिनिस्टर आ भी जाते हैं। तो हमने अपनी सीट्स पे खड़ा होकर एहतजाज किया। अब अगर स्पीकर साहब का जो मौक़िफ़ है कि उस एहतजाज में काबिल एतराज़ बातें हैं, गालियाँ या नारे हैं या गालियाँ हैं, तो स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मैं तो अब कहूँगा कि थे। अच्छा, अब तो वो पार्टी बन चुके हैं ना जी। तो वो बुला लेते, ये एथिक्स कमेटी जो उन्होंने अब फॉर्म की है उसको बना के उसमें चीज़ें रख देते। एमपीएस को भी सुन लेते, जिन एमपीएस पे उनको था, चाहे 10 थे 20 थे, तो ये एक प्रॉपर तरीका होता। और यानी वहीं पे ही एंगर शो करना और उसके अगले 5 मिनट में स्टाफ वापस बुला लेना, अगले 10 मिनट में और मेंबर्स को सस्पेंड कर देना, तो ये तो जिस तरह को किसी कोई बादशाह सलामत के सामने गुस्ताखी हो गई है कि वो चीफ मिनिस्टर आई हैं, जो कि हम ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर वो जेली मैंडेट पे है। और जेली मैंडेट जो है वो फॉर्म 47 के जरिए आया है। और टिकटॉक तो उसने खुद मान लिया कि मैं टिकटॉक बनाती हूँ और उस पर मेहनत करती हूँ। तो बजाय इसके अगर उस पर मेहनत करने की बजाय अपने सूबे पे, चलो उनको मिल ही गई है तो उन पर मेहनत करती। तो उनका ये ख्याल था कि अगर हम उनके आगे चुप करके बैठे रहे, हमारे देखें हमारी अपोजिशन को सीधी सीधी अपोजिशन नहीं है। नहीं, अब आपके लोग 11 लोग मुअत्तल हैं। आप अब दोबारा असम्बली इजलास होता है तो आप लोग जाएंगे इजलासों के अंदर या बाइकआउट? हम देखिए, मेरी बात सुने, अब हमें देखिए हमारा चैम्बर उन्होंने लॉक कर दिया, स्टाफ वापस कर लिया और वर्बली बुलाया है। जिस तरह कोई बंदा, ये तो जिस तरह उन्होंने तो वो हरकत की है भाई जिस तरह बसों के अड्डों पे भी नहीं होता कि बुला लो, वापस बुला लें। ठीक है जी, बुला लें। तो हम तो कतन ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिस वजह से ये हो कि हमारे साथ ज्यादती हुई और दोबारा हम उनके साथ विन विन पोजीशन में जाए। देखिए, पहले हमारे 11 जो मेंबर्स हैं उनकी सस्पेंशन वापस लो। उसके बाद अपोजिशन चैम्बर जो होता है ना सर, अपोजिशन चैम्बर तो हुकूमत की जान होती है। अपोजिशन चैम्बर आबाद हो तो हुकूमत आबाद होती है। और ये जो कि मुसल्लत की हो, इनको तो पता ही नहीं। मेरी जात के साथ ये जो कुछ करे, अपोजिशन चैम्बर उसमें लब्बैक वालों का भी एक मेंबर है, तो वो भी अपोजिशन चैम्बर से ताल्लुक रखता है, वो भी अपोजिशन में बैठ रहा है।
तो इन्होंने बड़ा तीर मारा है जी, अपोजिशन चैम्बर को लॉक कर दिया, हमारे ज़रूरी बिजनेस का जो कुछ था उसके अंदर पड़ा है। तो हम इसमें सोच रहे हैं, अपने लीगल टीम को हमने बिठाया हुआ है कि इसमें हम लीगली क्या एक्शन कर सकते हैं। बाकी हमारा जी मेन मुतालबा यही है कि हमारे 11 बंदे जो हैं उनकी सस्पेंशन के मुताबिक रिव्यू करें और देखें कि कितना कसूर बनता है, क्या बनता है। अगर हम खड़े होकर कल, इट्स मीन कि कल हम अपनी जगह पे उधर खड़े होकर एहतजाज करेंगे तो हमारे 20 बंदे कर देंगे, तो जब हमारे 20 बंदे कल वो करेंगे तो हम खुद ही नहीं जाते। बाइकआउट रहेगा, बाइकआउट है ऐवान के अंदर अपोजिशन नहीं जाएगी। ऐवान के अंदर हम कैसे जाएं, मुझे ये बताएं कि जहां पे हमारा जो बेसिक राइट है अपोजिशन का, मैं समझता हूं कि एहतजाज करना फंडामेंटल राइट है और हुकूमत की चीज है, हुकूमत का बिजनेस भी उस वक्त लेजिटिमेट होता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग बाइकआउट कर भी दें। नहीं तो उनको तो पहले भी कोई फर्क नहीं, उन्होंने क्या किया। हम तो बाहर असेंबली लगाएंगे, हम बाइकआउट करके घर नहीं बैठेंगे, हम उसकी मुतवाजी असेंबली लगाएंगे, पैरेलल असेंबली लगाएंगे और हम अगले चंद दिनों में उनको बताएंगे कि ये अपोजिशन हुकूमत को क्या टफ टाइम देती है। बट मलिक साहब चूंकि स्पीकर थे और उन्होंने उनका जो कंडक्ट था उसमें उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा किया। आपको कोई धमकियां भी आई हैं कि पीछे हट जाएं, इस तरह के नारे ना लगाएं, आपके केसेस बना देंगे आपके ऊपर? अच्छा, ये बातें बड़ी छोटी रह गई हैं, इनको बड़ी भूल है। हमने जिनके साथ मुकाबला किया है वो तो ये तो उनके अशरे अशीर ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बात मुझे बताते हुए खुद अपनी सुबकी महसूस होगी। तो आई हैं आपको, बस अब ठीक है, अब उस बात को मैं अपनी उसमें मैं अपनी इंसल्ट के ऊपर धमकियां भी आती हैं। सर देखें, इससे बड़ी धमकी क्या है? वज़ीर आला के खिलाफ सामने अगर एहतजाज किया जाए, सर देखें, तो अपोजिशन लीडर को धमकियां आती हैं। लीडर को धमकियां, अब मैं इसमें मैं वही बात बता रहा हूँ कि मैं अपनी इंसल्ट फील करता हूँ कि मैं उनकी धमकियां सुनूं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको बेनकाब करना था। और देखिए 1937 में पहली अडल्ट असेंबली वजूद में आई पंजाब की। मैं पाकिस्तान से पहले की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड निकलवा लें, आज दिन तक ये नहीं हुआ कि किसी अपोजिशन का चैम्बर लॉक हो। ठीक, सस्पेंशन होती है, ये चलता रहता है। और आप एक अपोजिशन का चैम्बर लॉक करके, बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं जी, हम अपने लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं कि हम इनको ये स्पीकर साहब को ये कह रहे हैं कि हमें आप उस चैम्बर को छोड़ें। अब इस कीमत पे तो हम उस चैम्बर में नहीं बैठ सकते ना कि हम फॉर्म 47 की टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर के आगे हम कॉर्निश बजा लाएं और साथ सलाम करते रहें, तो हम उधर बैठेंगे तो हमें तो टेंट की जगह दे दें, हम बाहर टेंट लगा लेंगे असेंबली की प्रीमिसेस में। अच्छा। हम तो वहीं पे बैठ जाएंगे। हम तो वैसे ही, हमारी पार्टी का तो आपको पता है, हमारा तो तजर्बे हैं 6-6 महीनों के। तो हम तो ये उनको ये कह रहे हैं कि हमें आप टेंट लगाने दें, हम उसको अपोजिशन चैम्बर डिक्लेयर करवा देंगे। जो हमारे मेंबर्स 11 के अलावा अगर हमारा कोई बिजनेस वगैरह होता है, हमें अपने पर्सनल स्टाफ के लिए पासेस दे दें बजाय इसके कि हम कोर्ट में जाएं। क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने बगैर सोचे समझे की हैं। और इन चीज़ों पे तो आप चैलेंज क्या करेंगे? अपोजिशन चैम्बर को लॉक करना चैलेंज करेंगे या सस्पेंशन को चैलेंज करेंगे? देखिए जी, हम सब चीज़ों को चैलेंज करेंगे। उसकी वजह ये है कि उसमें ना आपके फंडामेंटल राइट डैमेज हुए। ठीक है, बगैर सुने आप किसी बंदे को किस तरह सस्पेंड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कानून और आइन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप अपोजिशन चैम्बर को लॉक करें और उसका स्टाफ वापस कर दें? हमको दहशत गर्द है, इट्स मीन कि वहाँ पे कोई दहशत गर्दी हो रही है। स्पीकर साहब ने ना अपना नाम जो है ना इस वाक़े में अपने नाम पे बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया। मुतनाज़ा हो गया मेरी नज़र में ना जी, कि उनको सस्पेंशन की हद तक तो चलो, जो उन्होंने अपोजिशन चैम्बर के साथ अपोजिशन लोगों इस्तीफे का मुतालबा भी करते हैं इस मुतनाज़ा। सर असूलन तो उनको दे देना चाहिए, स्पीकर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए असूलन। देखिए जिस हद तक वो गए हैं, यानी उनका गुस्सा जो है, उनकी जाती ख्वाहिश और गुस्सा, उनकी जो उनका मनसब है उस पे गालिब आया। अच्छा, अब उनको नागवार गुजरा है अपोजिशन का एहतजाज करना, तो उसके लिए अगर रिएक्ट करने के स्पीकर्स रिएक्ट करते हैं और बड़े तरीके हैं,
और स्पीकर्स अपोजिशन चैम्बर में उन एमपीएस को बुला लेते हैं और बाद में जजा सजा भी देते हैं। अभी आप खुद देख लें, सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब कुछ उधर हुए हैं, तो मेरे ख्याल में कि किसी ने कोई उधर ऐसी बात नहीं की, सेशन भी चल रहा है, लेकिन जो उनका एटीट्यूड था ना सर, उस पे में है कि उनको वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और उनको ये सोचना चाहिए था कि यार अपोजिशन के लोग हैं, ठीक है, अब वो गवर्नमेंट को अगर रिलीफ दिलवाना चाहते हैं इस कीमत पे कि अपोजिशन बोले ही ना, तो फिर बैन कर दें सबको, 107 के 107 मेंबर को बैन कर दें, हम बाहर बैठे रहेंगे। अच्छा मलिक साहब, पीटीआई के फवाद चौधरी साहब जो है वो कह रहे हैं कि वो दोबारा आना चाह रहे हैं जमात के अंदर, तो आप क्या समझते हैं, पंजाब की जमात क्या समझती है, पीटीआई जो पंजाब के लोग हैं, आप अपोजिशन लीडर हैं, आप क्या समझते हैं फवाद चौधरी को वापस ले लेना चाहिए? खान साहब की क्या राय, आपकी मुलाकातें भी होती रही हैं, तो क्या कहेंगे? फवाद चौधरी बातें भी बहुत करें पीटीआई के हवाले से, रूफ हसन के हवाले से, हामिद खान के हवाले से। देखिए मलिक साहब, गुजारिश ये है कि फवाद चौधरी साहब चूँकि एक सीनियर मेंबर रहे हमारे, मिनिस्टर रहे, और मेरा ख्याल में खान साहब ने एक जो असूल वज़ा कर दिया है जेल में बैठ के, जो गौर खान साहब ने बाहर आके बताया भी है कि जितने भी ये हमारे छोड़ के गए हैं, मजबूरी की वजह से गए हैं, जिस वजह से भी गए हैं, हर किसी को पता है, तो उनके मुतालिक फैसला करना है खान साहब ने। अब मैं ये समझता हूँ कि पार्टीज़ में इख्तलाफात तो होते हैं, बड़ी पार्टीज़ में इख्तलाफात होते हैं, इससे बड़ी बड़ी बातें मुस्लिम लीग नून में हो रही हैं, बल्कि आप खुद देख लें कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने तो अपनी जमात बना ली है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट उनको इज्तनाब करना चाहिए फवाद चौधरी को, उनको कि ऐसी बातें, अगर वो मौजूदा जो लोग हैं तो वो उनके भी कुलीग रह चुके हैं, आपस में उनका एक बड़ा इज्जत एहतराम का ताल्लुक रहा है, अब भी है, तो खान साहब ने जब खुद ये कह दिया कि फैसला मैं करूँगा, तो उस तक इंतज़ार करना चाहिए। तो फवाद को क्यों तनकीद कर रहे हैं जब उन्हें इंतज़ार नहीं है? सर अब ये तो वही बता सकते हैं, बट मेरा तो यही होगा कि हमें इख्तलाफ राय पार्टी का हुस्न है, लेकिन उस हद तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए लोग जो छोड़ के गए उनकी मजबूरियां तो हैं, अगर वो नहीं फेस कर सके किसी वजह से, तो खान साहब ने जब खुद कह दिया है कि केस टू केस में रिव्यू करूँगा, तो मेरे ख्याल में अब पार्टी में इस किस्म की बातें बंद होनी चाहिए। जब खान साहब आ जाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे, जो फैसला करेंगे वो पार्टी को कबूल होगा। शेर अफजल के हवाले से क्या राय है? मैं तो उनका भी यही अर्ज करूंगा कि उन पर भी यही फार्मूला अप्लाई करता है, उन्हें अपनी जुबान बंदी करनी चाहिए शेर अफजल। देखिए शेर अफजल साहब की तो आज तरदीद आ गई है, जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने तो खुद कह दिया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो जब उनकी तरदीद आ गई है तो मेरे ख्याल में उसी बयान को हमें दुरुस्त समझना चाहिए। क्या वो खामोश हो जाएं या दोबारा उसी तरह के बयानात दें? बड़ी प्राउड पुलर भी हैं वो। देखिए सर, बात यह है कि उनका अपना मिजाज है, हमारा अपना मिजाज है, तो मेरा तो ख्याल है कि हमें सबको मिल के खान साहब के लिए रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। जब खान साहब को अल्लाह ताला खैर खैरियत से बाहर लेके आएगा, तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये 25 करोड़ अवाम इस वक्त खान के साथ खड़ी है, और हमें कोई बात रह ही नहीं जाएगी करने वाली, क्योंकि उस वक्त तो खान जब बाहर आएगा तो इनको तो आप देखेंगे, ये तो रुई के गोलों की तरह उड़ जाएंगे। यही तो बात कर रहे हैं फवाद चौधरी कि रिहाई के हवाले से पार्टी कुछ कर नहीं रही, बाकी भी जो लोग छोड़ गए वो भी यही कहते हैं कि पार्टी इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ नहीं कर रही, बस बातें कर रहे हैं और मीडिया स्क्रीन पे आकर ये एक बयान दे देते हैं, लेकिन कोशिश नहीं की जा रही रिहाई के हवाले से। वो कहते हैं कोशिश होनी चाहिए। उसमें मैं अर्ज करता हूँ जी आपको, देखिए मैं पंजाब की हद तक हूँ, मैं कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटीज़ जो हैं उनमें, चूँकि हमारी मेन स्ट्रीम की आदत उनमें है, तो वो जो फैसले कर रहे हैं, हमें जब वो फैसले करते हैं तो हम उनको ओबे करते हैं, उस लाइन को टो करते हैं। तो मैंने पहले भी यही कहा है कि इन चीज़ों को, चूँकि वो भी पहले सीनियर रह चुके हैं हमारी पार्टी के, और मौजूदा जो है वो भी पार्टी की सीनियर क़यादत हैं, तो डेफिनेटली उनका आपस में भी ताल्लुक़ वास्ता है, तो खान साहब की रिहाई तो हमारा मेन मकसद है और होना भी चाहिए।
और एक बात मैं और आपको बता दूं कि खान साहब जो हमें वोट मिला है 2024 में, हमें कोई किसी और एजेंडे पे वोट नहीं मिला। हमें वोट मिला इमरान खान की रिहाई के लिए। ये एक हकीकत है। तो वो हुई नहीं अभी तक। देखिए हम कोशिश, देखिए रिहाई, मेरी बात सुने जी, अब रिहाई इस तरह तो नहीं होगी, एक प्रोसेस है। और खान साहब खुद भी, मैं 2-3 दफ़ा मेरी मुलाकात हो चुकी है, अंदर डिटरमन है इंशाअल्लाह ताला। और मेरा नहीं ख्याल आरिफ कि खान साहब को ये इतना अरसा जेल में रख सकेगी। कैसे रखे यार, इससे ज़्यादा वो क्या करे मुझे बताएं कि मियाँ बीवी को उन्होंने जेल में रखा हुआ है। यानी ये तारीख है जुल्म की, ये एक तारीख लिखी जा रही है। एक घरेलू खातून है बुशरा बीबी, और उनको इसलिए जेल में रखा जा रहा है और जो केस बनाया जा रहा है, ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये किस तरफ चल पड़े। ये जेन्युइन एक मियाँ भी, मैं को ज़्यादा इसमें लॉ नोइंग तो नहीं हूँ, बट कम से कम मुझे इतना बताया कि इद्दत एक जेन्युइन मियाँ बीवी का मसला है। और उसको लेके आप बुशरा बीबी को जेल में आपने इसलिए रखा हुआ है, कोई इमरान खान की बीवी। देखिए ये जुल्म कितना एक और करेंगे, कल इनके साथ भी हो सकता है। और ये जो चैप्टर इन्होंने खोला है ना जी, इनके साथ तो पता नहीं क्या क्या होगा। खान साहब भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। खान साहब अकेले नहीं जाएंगे, पूरा पाकिस्तान जाएगा। अच्छा, पूरे पाकिस्तान अनाउंस होगी भूख हड़ताल? सर जी जब अनाउंस के तमाम मेंबरान मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब खान साहब अंदर भूख हड़ताल पे होंगे तो आपका क्या ख्याल है, पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव, एमपीएस, एमएनए तो बाहर ऐसे ही मुंह उठा के हम बैठे रहेंगे? हम खान साहब के साथ करेंगे। तो आप लोग भूख हड़ताल कैंप लगाएंगे? कैंप लगेंगे, आप अडियाला जेल के बाहर जाएंगे? सर ये हालात पे मुनसर है, या असम्बली के बाहर बैठेंगे? मेरे ख्याल में ये हालात पे, क्योंकि देखिए हमें खान साहब की सलामती भी अजीज है। हम कोई ऐसा लूप होल नहीं देना चाहते जिसको बहाना बना के खान साहब को कोई नुकसान पहुंचाए। वो हमारी पार्टी का फैसला होगा, बट मेरी ज़ाती राय ये है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि खान साहब, इमरान खान की भूख हड़ताल अकेले इमरान की भूख हड़ताल नहीं होगी, यहाँ पे हर दूसरा शख्स भूख हड़ताल। आप चाहते हैं कि भूख हड़ताल हो? वो तो खान साहब ने फैसला करना है। वो तो खान साहब ने पार्टी को भी कहा कि राय दें। देखिए सर, जब मुझसे राय पूछेंगे मैं ज़रूर दूंगा, बट खान साहब जो फैसला, ये ऐसा फैसला है कि खान साहब जो फैसला करेंगे वो पूरी पार्टी पे इम्प्लीमेंट होगा। जो फैसला पूरी पार्टी पे इम्प्लीमेंट होगा, मेरे ख्याल में कि वो फैसला पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होगा। उसकी वजह यह है कि खान साहब तो पूरे पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। दूसरी वजह यह है कि खान साहब, आपको पता है 2,60,00,000 वोट लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसमें से मैं नहीं समझता ये 24 वाला कि कोई बंदा ये कहे कि उसमें से किसी ने 1,00,000 वोट लिया तो कोई कहे 30,000 वोट मेरा। नॉट एट ऑल, सब वोट इमरान खान का। और जो इमरान खान के नाम पे एक अननोन बंदे को वोट दे सकता है, तो क्या वो घर बैठा रहेगा? भूख हड़ताल पे आएगा, भूख हड़ताल पे भी आएगा और एहतजाज भी करेगा। तो आप लोग, भूख हड़ताल हुई, हफ्ता 10 दिन चले गए, गवर्नमेंट ने आपकी बात ही ना सुनी, इमरान खान रिहा भी ना हुए, जो मुतालबात है वो भी पूरे ना हो, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए मलिक साहब, मैं आपको एक अर्ज करूँ कि जो काज होती है ना जी, उसके पीछे तकलीफें होती हैं, तकलीफ होती हैं, लेकिन अपने मकसद तक पहुंचने के लिए टाइम लिमिट नहीं होता कि हम ये कहें कि हम 10 दिन करेंगे तो 11वें दिन क्या होगा। जब 10 दिन करेंगे ना जी, तो 11वें दिन अपने आप उसका इफेक्ट होगा। और हमारा एक स्टेप आगे होगा कि एक तारीख लिखी जाएगी कि इमरान खान के लिए इस मुल्क की अवाम ये कुर्बानी दे रही है। आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान के लिए जेल से बाहर आना कोई मुश्किल काम है? सर्विसेज हॉस्पिटल से एक बंदा बरतानिया जा सकता है झूठे प्लेटलेट्स का ड्रामा करके, तो इमरान खान का तो 1 मिनट लगे और पॉपुलर वोट उसके साथ है। कैसे 1 मिनट कैसे लगेगा? क्या करेंगे कि 1 मिनट लगेगा? इमरान खान के लिए 1 मिनट ऐसे लगेगा कि इमरान खान बात मान ले। 1 मिनट लगेगा तो रिहा हो जाएंगे? मान नहीं रहे, वो नहीं मानेंगे, डील नहीं करेंगे। जो असल इस मुल्क की ताकत है, ये तो चौकीदार भी नहीं है। इनके बस में तो एक एसपी की ट्रांसफर नहीं है। ये बेचारे क्या कर सकते? अच्छा मलिक साहब, आपने उस्मान बुज़दार के साथ भी काम किया, उस्मान बुज़दार के हवाले से आपकी क्या राय है?
वो उस उनको पार्टी में खान साहब ले लेंगे कि उनके बारे में रिव्यू रखते हैं खान साहब जिसके ऊपर इतना। सर आज दिन तक उस्मान बुज़दार साहब की कोई डिस्कशन ही नहीं। अब मैं उन पे बात करूं तो मैं अपनी इसलिए बात नहीं करूंगा कि उनकी पार्टी में कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। डेफिनेटली ये जो फवाद चौधरी साहब हैं या और हमारे ये दोस्त हो गए, ये अली जैदी साहब हो गए, ये सब लोग जो गए तो इनकी डिस्कशंस भी हो रही हैं, इनकी मनफी या मुस्बित दोनों आरा भी आ रही हैं, बट उनकी तो कोई आरा आई नहीं। उस्मान बुज़दार के हवाले से कोई आरा मुझे तो कोई पता नहीं, मैं ऐसे क्यों एज ए चीफ मिनिस्टर वो कैसे रहे, वो तो मुझसे ज़्यादा आपको पता है। आप मुझसे आप लोग उधर। देखिए सर बात यह है कि उस्मान बुज़दार एज ए चीफ मिनिस्टर मैं ये समझता हूँ कि हम अगर कंपैरिजन करें एक ऐसी जमात का चीफ मिनिस्टर जिसको एक बादशाह तोड़ने के बाद चीफ मिनिस्टरशिप मिली पंजाब में, तो 3 साल में उस जमात का आप कोई ऐसा काम डिटरमिन नहीं कर सकते कि उसको आप बुरा या भला कहें। बट अब उस्मान बुज़दार साहब का सबको पता है, जो बंदा चला गया है तो मैं अब 2-3 साल बाद उस पर क्या तबसरा करूँगा। शीरी मज़ारी भी आजकल बात कर रही हैं कि उन्हें उनकी बेटी के हवाले धमकियाँ मिली, पार्टी छुड़वाई गई, इसी तरह फवाद चौधरी ने भी कहा। तो ये मजबूरियाँ तो रही हैं सबकी, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि खान साहब ने एक फ़ैसला किया अंदर बैठ के कि इनका फ़ैसला मैं खुद आके करूँगा। तो अब जब पार्टी लीडर राय पूछेंगे तो राय देंगे, अब राय नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं समझता कि एज पर माई डेजिग्नेशन मैं अपनी राय वैसे दे दूँ। देखे ना, मैं पार्टी की डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। अगर पार्टी लीडर फैसला करेंगे जो हम आमीन कहेंगे, जब पार्टी लीडर मुझे बुलाएगी, पार्टी लीडर मुझे कहेंगे कि आप राय दें या कोई कमेटी बनेगी वो कहेंगे, उस वक्त राय ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारे साथ वो रह चुके हैं, उन्होंने टाइम गुजारा है। एक बहुत बड़ी तकलीफ में लोग सब गए हैं, खुशी से कौन ये तो देखिए जी मैंने तकलीफ उठाई है। अब मैं कहूँ कि मैं हीरो हूँ, मैंने तकलीफ उठाई है, एक बंदा नहीं उठा सकता, वो चला गया। लेकिन बात यह है कि अब उस पर ये फ़ौरन ही राय दे देनी, मैं अपनी राय इस मामले में महफूज रखूँगा। परवेज़ इलाही साहब क्या कर रहे हैं आजकल, किसी मीटिंग में भी नहीं आते, आप लोगों की कोई मुलाकातें हुई हैं? जी सदर परवेज़ इलाही साहब से मेरा राब्ता है है जी, वो एक्टिव हैं, MPS के साथ राब्ते में भी हैं, वक्तन फ़क्तन उनकी साथ टेलीफोनिकली राब्ता भी रहता है, और उनका जो तजर्बा है उस तजर्बे के मुताबिक वो इंस्ट्रक्शंस भी देते रहते हैं हमें, हमारी रहनुमाई भी करते हैं। डेफिनेटली हमारे वो सीनियर लीडर हैं, तो उनके जो इश्यूज़ हैं ना जी, उनके इश्यूज़ जेन्युइन है हेल्थ के। अब खुद देखें सर, अब और चौधरी परवेज़ इलाही से हम क्या उनसे मतलब है कि एक बुज़ुर्ग आदमी इतना अर्सा जेल में गुजार के आए, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि उनको कुछ अर्सा रेस्ट करनी चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं कि रेस्ट करें, बाहर ना आए, मीटिंग्स में ना आए? आप नहीं मीटिंग्स तक तो आ रहे हैं, अच्छा हमें मिल भी रहे हैं, बट मैं ना जो आप जो कह रहे हैं ना कि कुछ अर्सा वो चूँकि उनकी सेहत के इशू हैं कि कोई वो पावर इधर कोई स्ट्रीट पॉलिटिक्स में आए, तो वो मौसम बेहतर हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। मोहन सलाई भी आ जाएंगे वापस? डेफिनेटली आएंगे, मोहन सलाई भी आएंगे, कैसे बाहर रहे। परवेज़ इलाही ने बताया कि जेल के अंदर किस तरह के दिन गुजरे, क्या होता रहा? सर मैंने तो ज़ाती तौर पर उनसे पूछा भी नहीं, सच्ची बात तो ये है। अब असल बात ये है कि देखें इनके जुल्म देखें कि इन्होंने परवेज़ इलाही जैसे फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, उनके साथ इन्होंने क्या हाल किया। तो मेरा तो ख्याल है उनसे वो बातें पूछना उनकी ज़ख्मों को कुरेदने के बराबर है। तो हमें ये खुशी है कि हमारी सीनियर लीडरशिप आ रही है, हमारे लिए ये काफ़ी खुशी की बात है। अब खान साहब कब तक आएंगे, आपकी पेशन गोई क्या है? सर खान को मेरी ये पेशन गोई है, और आप लिख लें पाकिस्तान की अल्लाह ताला की ज़ात, तो सर मैं यानी मैं अल्लाह के बाद अल्लाह ताला तो चाहें तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं।
ये जो ताकतें हैं ना जी पाकिस्तान की, ये खान को ज्यादा अंदर अंदर नहीं रख सकती, 2 महीने 4 महीने ज्यादा देर नहीं रख सकती, क्योंकि सारे आप लोग आप डेटे तो देते देखेंगे रहे। बड़ी जल्दी खान इनकी मजबूरी बन जाएगा, सब कहेंगे सर आप बाहर आए और इस मुल्क को संभालें। अच्छा, ये मेरी प्रेडिक्शन है और आप इसको बेशक ये याद रखें कि सब कहेंगे कि ये मुल्क इमरान खान के बगैर नहीं चल सकता, आप बाहर आए और इस मुल्क को संभालें। बहुत शुक्रिया।